चार्ज के लिए क्या कहानी थी ये देखो जरा, कि अगर यहाँ पर मान लो एक छोटा चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, और अगर एक बड़ा चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल एल, है ना। तो आपको बोला था क्या कि जब भी सेम चार्ज रहे तो तीसरा चार्ज को कहाँ रखो, बीच में। तो बीच में मान लो कि छोटे वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर मैंने रखा कहीं पर क्यू नॉट को। तो ये वाला जो डिस्टेंस था तुम्हारा वो कितना था, एल माइनस एक्स, है ना। यहाँ पर एक्स निकालने का जो मैं आपको जुगाड़ बताया था, एक्स इक्वल टू वो कितना, रूट अंडर स्मॉल क्यू बाई रूट अंडर स्मॉल क्यू प्लस रूट अंडर कैपिटल क्यू टाइम्स कितना, एल। और अगर एल माइनस एक्स निकालना है जो कि बड़े वाले से डिस्टेंस है इस पॉइंट का, तो ये निकालने के लिए मैं क्या बोला था कि ऊपर में रखो कैपिटल क्यू को, नीचे में स्मॉल क्यू प्लस रूट अंडर कैपिटल क्यू और टाइम्स क्या, एल। ये चीज पढ़े थे। दूसरा केस क्या था कि अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट चार्ज रहे, एक ये रहे मान लो माइनस क्यू और एक ये रहे मान लो प्लस कैपिटल क्यू, और इस दोनों के बीच का भी डिस्टेंस रहे कितना, कैपिटल एल। तब मैं बोला था कि तब जो चार्ज को रखना है तीसरे चार्ज को वो कहाँ रखना है, किनारे पे। किनारे पे किधर, जिधर छोटा वाला चार्ज रहे उधर। तो छोटा वाला चार्ज रहे तो इस बार जो है सो तुम प्लस क्यू नॉट को कहाँ रखोगे, इधर। अगर ये डिस्टेंस है एक्स तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स। और इस केस में मैं एक्स निकालने के लिए आपको क्या बोला था, छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस निकालिए, तो छोटे वाले चार्ज को ऊपर में रूट अंडर बड़ा वाला माइनस रूट अंडर छोटा वाला टाइम्स टोटल डिस्टेंस, है ना। और अगर एल प्लस एक्स निकालना है तो रूट अंडर कैपिटल क्यू को ऊपर रखिए, रूट अंडर कैपिटल क्यू माइनस रूट अंडर स्मॉल क्यू टाइम्स कितना, एल। और इसको अगर एनालिटिकली हम लोगों ने बनाया था, तो एनालिटिकली बनाया था कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था, सॉल्व करके एक्स का 2 वैल्यू आता था, किसी एक वैल्यू को हम लोग क्या करते थे, आंसर मानते थे, यहाँ से क्वेश्चन बनते थे। इस दोनों चीज को मैं पिछले दिन वेरीफाई करके भी तुमको दिखा दिया था कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस पर बात हो चुकी थी। आज जो बात करनी है वो बात करनी है क्या, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास दे दे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में क्या कहे आपको कि इसके तीनों कॉर्नर्स पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, यहाँ पे भी जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू है, और यहाँ पे भी जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू। ठीक है, तीनों कॉर्नर पे चार्ज है। इस तीनों के साइड के बारे में तुमको गिवन है कि इसका भी साइड लेंथ है, इसका भी साइड लेंथ है, और इसका भी साइड लेंथ है। अब कह रहा है क्या कि इसके सेंटर पे भी एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो इसका सेंटर कहां पर होगा, जरा सा ध्यान से देखो कि अगर इसके सेंटर का बात करिए तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, और फिर यहां से भी क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। जहां पर ये तीनों मिलता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर। कह रहा है क्या कि इसके सेंटर पर भी जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू है। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड एफ नेट एट प्लस क्यू सिचुएटेड एट सेंटर, प्लस क्यू सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो कि इसको कैसे करना है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे चार्ज है, इस पे तुमको एफ नेट निकालना है। अच्छा ये बात बताओ कि तुम 10वीं क्लास में ये पढ़े हुए होगे मैथ्स में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है सेंटर से, इस सारे का डिस्टेंस सेम होता है। मतलब अगर इस पॉइंट का नाम ओ रखे, इसका नाम आप ए बी सी रख दे, तो जो ओ ए होगा वो बराबर ओ बी होगा, वो बराबर ओ सी होगा, और इस सब को हम लोग क्या करते हैं, आर मान लेते हैं। मतलब ये डिस्टेंस भी आर, ये डिस्टेंस भी आर, और ये डिस्टेंस भी कितना, ये 10वीं क्लास में पढ़े हुए हो। अब देखो एक चीज कि जो ये पहला वाला चार्ज है ए वाला, ये ए क्या करेगा, इस सेंटर वाले चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा भाई साहब, कैसे रिपेल करेगा, रिपेल करेगा कैसे, ये देखो। तो रिपेल करेगा इधर से बाहर की तरफ, और इस फोर्स का नाम क्या रख लेंगे हम लोग, F1। पहला वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, इसका नाम हम क्या रख लिए, F1। अच्छा ये दूसरा वाला चार्ज जो बी पर है, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इसका भी नाम क्या रख लो, कुछ अलग रख लो, F2। और ये तीसरा वाला भी चार्ज है, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा।
तो ये जब इसको रिपेल करेगा तो कुछ ऐसे, इसका भी नाम क्या रख लो, इसका भी नाम कुछ रख लो, क्या, F3। कोई दिक्कत इसमें कि तीनों चार्ज इस सेंटर वाले चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना, तीनों चार्ज रिपेल कर रहा है। अब जरा सा भाई साहब F1 F2 F3 का बात करिए। तो देखिए कि जब आप F1 निकालिएगा, जब आप F1 निकालिएगा तो देखिए तो F1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, K Q1 Q2, दोनों कितना है QQ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर। दूसरा देखो अगर F2 निकालोगे तो ये भी कितना लिखोगे, K Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R स्क्वायर। अगर F3 भी निकालोगे तो कितना लिखोगे, K Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो F1 F2 और F3 ये तीनों ही क्या है, बराबर है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर में, और इसको हम लोग क्या करेंगे, F मान लेंगे। एक बात बताओ कि अगर सर इसमें R निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर इसमें R निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इसी लाइन को क्या करो ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो तुमको पता है ये भी कितना हो जाएगा, a/2, और ये भी कितना हो जाएगा, दो बराबर भाग में बांटता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। अच्छा ये पूरा एंगल था 60 डिग्री का, तो ये इतना एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, ये इतना कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। अब देखो कि अगर इसका नाम मैं रख लूं M, इस पॉइंट का नाम M रख लूं, तो तुम देखो कि इन ट्रायंगल AOM में देखो कि जब cos थीटा लिखोगे यानी cos 30 डिग्री, क्या लिखोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है a/2, हाइपोटेन्यूज कितना है r को इधर ले आओगे तो r cos 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, a/2, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो r इंटू √3/2 इक्वल टू आ जाएगा कितना, a/2, 2 से 2 कैंसिल, r इक्वल टू कितना आ गया, a/√3। समझ में आ रहा है बात, तो a पता रहेगा तो r भी निकल जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से F1 F2 और F3 तीनों चीज क्या है, बराबर। तो जरा सा देखो कि इस पे जो ये तीनों फोर्स लग रहा है, इस तीनों फोर्स को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ बाहर। तो यहाँ से जब बाहर निकालिएगा तो देखिए तो पहला वाला फोर्स F1 ऐसा, दूसरा वाला फोर्स जो है आपका F2 F3 नीचे के तरफ, है ना, और जो आपका F2 है ये F2 कैसा है, इधर के तरफ। ऐसी ही कहानी है ना, ऐसी ही कहानी है। अब देखिएगा कि इस कहानी में, अब देखिएगा कि इस कहानी में जो ये जो कहानी है, इस कहानी में आप देखिए कि F1 F2 और F3 ये तीनों चीज है। F1 भी किसके बराबर में है भाई साहब, तो F के बराबर में, F2 भी किसके बराबर में है, F के बराबर में, और F3 भी किसके बराबर में है, F के बराबर। जरा सा ये बताइए कि ये पूरा एंगल मिलके कितना 360 डिग्री, तो एक एंगल का वैल्यू का अगर आप बात करें तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री होगा कि नहीं। अब इस दोनों में, इस दोनों का तुम रिजल्टेंट निकालो और इस दोनों के रिजल्टेंट का कुछ अलग नाम रख लो, तो इस दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं, क्या कि भाई इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाओ और इमेजिनरी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वही डायगोनल इसका क्या होता है, रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है बात। अब इस रिजल्टेंट का नाम कुछ रख लेते हैं, क्या, F4 मान लो, है ना, किसका, इस F का, और इस F का रिजल्टेंट कितना है F4। तो भाई साहब अगर F4 आपको लिखना है तो क्या लिखिएगा, √A² यानी कितना F², ये है A और ये है कितना B, है ना, प्लस B² यानी कितना F² प्लस 2AB cos कितना डिग्री 120 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। देखो ये कितना हो जाएगा, √F² प्लस F² प्लस 2F² और cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1/2। 2 से ये 2 कैंसिल होगा, बचेगा कितना, √F² प्लस F² और माइनस कितना F², एक माइनस स्क्वायर और प्लस F² कैंसिल, बचा कितना √F² और ये हो जाएगा किसके बराबर में, F के बराबर में। मतलब F4 भी आ रहा है कितने के बराबर में, F के बराबर में। अच्छा देखो तो नीचे वाला F और ऊपर वाला F दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर नीचे के तरफ भी 5 न्यूटन लगे और ऊपर के तरफ भी 5 न्यूटन लगे तो F नेट कितना 0। तो भाई साहब यहाँ पर अगर F का और F4 का F नेट लिखोगे तो F नेट बराबर जो तुमको मिलेगा वो कितना मिलेगा 0।
और यही हो जाएगा क्या आंसर, है ना। क्यों कि ये F4 और ये F दोनों तो F के बराबर में है, तो एक आदमी ऊपर की तरफ इतना फोर्स लगा रहा है, दूसरा आदमी नीचे की तरफ उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो जब इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाए तो इस पॉइंट पर जो F नेट होगा, ये F नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। मतलब सेंटर पे जो चार्ज है उस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। समझ में आ रहा है बात, ट्रायंगल के लिए। अच्छा देखो इसी में अगला बात, अगर इसी चीज को क्या करे, इसी ट्रायंगल के जगह पर इस बार ले ले क्या स्क्वायर, इसी ट्रायंगल के जगह पर इस बार क्या ले लिया जाए, स्क्वायर ले लिया जाए। मान लीजिए ये है एक स्क्वायर, ठीक ना। और इस स्क्वायर के बारे में क्या कह रहा है कि इस स्क्वायर के भी सेंटर पे चार्जेस हैं, क्या प्लस क्यू, यहाँ भी चार्ज क्या प्लस क्यू, यहाँ भी चार्ज क्या प्लस क्यू, और यहाँ भी चार्ज क्या प्लस क्यू। अब क्या कह रहा है इसमें, यहाँ भी चार्ज प्लस क्यू। अब देखो अब क्या कह रहा है कि इसके भी सेंटर पर, तो स्क्वायर का सेंटर क्या होता है भाई, जो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो जरा सा देखो कि ये डायगोनल कैसा, एक डायगोनल ये और एक दूसरा डायगोनल इसका कैसा ये। तो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे भी कह रहा है कि इसने एक चार्ज कुछ भी रख दिया जिसका नाम है प्लस क्यू, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर वाले चार्ज पे, इसके सेंटर वाले चार्ज पे कितना F लगेगा, कितना नेट फोर्स लगेगा। जरा सा देखिए, तो आपको ये पता होगा कि डायगोनल भी इक्वली इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, डायगोनल भी क्या करता है, इक्वली इंटरसेक्ट करता है। तो अगर इसका नाम रख लिया जाए ABCD, अगर इसका नाम रख लिया जाए ABCD और इस पॉइंट का नाम O, तो तुम ये बात बताओ कि OA, OB, OC और OD ये चारों ही चीज एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, है ना। R मान लेते हैं, मतलब ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। डायगोनल एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, तो इक्वली इंटरसेक्ट, तो जितना बड़ा OA होगा उतना ही बड़ा OB होगा, उतना ही बड़ा OC होगा और उतना ही बड़ा OD होगा। अब आ जाए यहाँ, इसको मान लिए क्या, ये सारा डिस्टेंस कितना R R R। इस स्क्वायर के बारे में हमको पहले से इसका साइड पता है कि इसका साइड कितना है A। तो अब तुम कहोगे कि सर ये R निकालेंगे कैसे, तो देखो तो पूरा डायगोनल का आधा तो है R, तो स्क्वायर का जो डायगोनल पूरा तुम निकालते थे OC या AC, AC इक्वल टू कितना लिखते थे, √2a। तो अगर OC लिखना है या OA लिखना है तो OA इसी का तो आधा है, √2a/2, है ना। पूरा डायगोनल का आधा डिस्टेंस ये OA है, तो OA है तो आधा कर दिए, √2 से जाएगा √2, कितना बचेगा a/√2। इतनी बातें तो समझ में आ रही है, R निकल गई। अब सर फोर्स निकालना है। अच्छा ये देखो कि जो पहला वाला बॉडी है, सुनिए ध्यान से, जो आपका पहला वाला बॉडी है ये A पर, ये इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, है ना। कितने फोर्स से, मान लो कुछ भी F1, मान लो कुछ भी क्या F1। अच्छा ये दूसरा वाला जो है ये इस प्लस क्यू को क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा, इसको मान लो कितने फोर्स से, F2 फोर्स से, है ना। अच्छा ये तीसरा वाला देखो, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितने से, F3 से। और ये चौथा वाला भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितने से, F4 से। अब इस सारे फोर्सेस का वैल्यू हमने अलग अलग रख लिया, क्या, ये F1, ये F2, ये F3 और ये F4, सारे अलग अलग फोर्सेस से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब जरा सा देखो कि F1 F2 अगर हम लोग निकालते हैं तो F1 इक्वल टू जो लिखोगे K, ये वाला फोर्स है F1, चार्ज कौन सा, एक ये वाला और एक चार्ज ये वाला। तो Q1 के जगह पर भी कितना है Q, Q2 के जगह पर भी है कितना Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R²। कोई दिक्कत। अगर देखो भाई कि ये F1 निकाला, अगर हमको F2 निकालना है तो F2 देखो कौन सा फोर्स है, इस दोनों के बीच का रिपल्सन फोर्स। तो ये चार्ज पहला वाला भी कितना Q और दूसरा वाला चार्ज भी कितना Q, तो इसको भी कितना लिखोगे K Q Q बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R²। अगर F3 भी लिखोगे तो F3 भी लिखोगे तो ये भी कितना लिखोगे K Q Q बाई R²। और अगर F4 भी लिखोगे तो ये भी कितना लिखोगे K Q Q बाई कितना R²। ध्यान से देखिए कि चारों, चाहे F1 हो, चाहे F2 हो, चाहे F3 हो, चाहे F4 हो, चारों क्या है, बराबर है।
है ना। अब ध्यान से देखो कि F1 और F3 इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो F1 और F3 जब इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, F1 एंड F3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। एंड कैसा है? अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? जीरो करेगा, कैंसिल कर देगा। दे कैंसल ईच अदर, दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसल कर देगा। एक दूसरे को कैंसल कर दिया, मतलब F1 भी जीरो और F2 ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? जीरो, कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से तुम देखो कि F2 और F4 ये दोनों भी क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। F2 एंड F4 आर ऑल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। कैसा है? इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में दोनों ही क्या है? अपोजिट। तो ये भी क्या करेंगे? कैंसल करेंगे, ठीक ना, कैंसल करेंगे एक दूसरे को। तो जब एक दूसरे को भाई F2 और F4 भी कैंसिल कर रहा है और F1 F3 तो पहले ही कैंसिल कर चुका है, तो ये बताओ इस पे नेट फोर्स कितना बचा? जीरो बचा। इस पर भी F नेट कितना आ गया? हेंस F नेट जो आया तुम्हारा वो F नेट कितना आ गया? जीरो। जो F नेट आया वो कितना आ गया? जीरो। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। तो सब जगह वेक्टर सम लगाना है भाई, हमको डायरेक्ट दिख जाएगा कैंसिल कर रहा है तो क्यों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाएंगे, है ना। तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा था ट्रायंगल वाले में, तो ट्रायंगल वाले में जब डायरेक्ट नहीं दिख रहा था तो यहाँ मैंने वेक्टर लगाया। फिर वेक्टर लगाने के बाद यहाँ डायरेक्ट दिखने लगा कि अरे दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, कैंसिल करेगा, कैंसिल करेगा, खत्म हुआ। एफ नेट कितना आया? जीरो। क्या मजाक है सर, हर जगह आंसर जीरो, स्क्वायर हो तो भी आंसर जीरो, ट्रायंगल हो तो भी आंसर जीरो सेंटर पे, क्या हमेशा जीरो आएगा? तो देखो जीरो हमेशा आएगा, लेकिन तब जब ये पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन हो। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसका साइड लेंथ इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन है, स्क्वायर रेगुलर पॉलीगॉन है, पेंटागन जिसका हर एक साइड बराबर होगा वो क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है, हेक्सागोन जिसका हर एक साइड बराबर होगा वो क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है। और पहला कंडीशन क्या? कि रेगुलर पॉलीगॉन हो, और दूसरा कंडीशन ये कि जो चार्ज है ये डायगोनली सिमेट्रिक हो। डायगोनली क्या हो? सिमेट्रिक। देखिए ये वाला डायगोनल है तो ये दोनों चार्ज आधा आधा बट गया, सिमेट्रिक। इसके भी इस कॉर्नर पे प्लस क्यू, इसके भी इस कॉर्नर पे प्लस क्यू, डायगोनल सिमेट्रिक है। इस डायगोनल के अबाउट भी देखो ये दोनों क्या है? सिमेट्रिक है। तो जब भी क्या रहे कि रेगुलर पॉलीगॉन रहे और उसके कॉर्नर्स के चार्ज जो हो वो क्या हो? डायगोनली सिमेट्रिक हो। तो डायगोनली सिमेट्रिक होगा तो सेंटर पे एफ नेट कितना आएगा? जीरो आएगा। बात समझ में आ रहा है? बात है। आप देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए तो सिमेट्रिक है क्या? यहां से देखिए तो सिमेट्रिक है क्या? है ना, पढ़े हो ना पांचवी छठी में सिमेट्रिसिटी, पढ़े हुए हो ना। तो कहीं से भी देखोगे तो चार्ज सिमेट्रिक है और रेगुलर पॉलीगॉन है, सेंटर पे एफ नेट कितना होगा? जीरो। बात समझ में आ रहा है? बात। तो यहां पर हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? ये कंक्लूजन पर ध्यान दीजिए कि जो यहां से अपना कंक्लूजन बनेगा, जो यहां से कंक्लूजन बनेगा, ये कंक्लूजन क्या बनेगा? ठीक ना। इफ क्या? इफ द चार्ज on the vertex of regular polygon कि रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टेक्स का चार्ज, इफ द चार्ज ऑन वर्टेक्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड, इज सिमेट्रिक then the force on, या net force on लिखना, then the net force on the center of, then the net force on the center of that polygon
दैट पॉलीगॉन विल कितना 0, तब उसके सेंटर पर जो एफ नेट होगा वो कितना होगा 0 होगा। कंडीशन 2 है क्या कि रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए। कंडीशन 2 है क्या कि पहला कंडीशन ये कि पॉलीगॉन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए रेगुलर पॉलीगॉन, और कंडीशन नंबर 2 कि चार्ज कैसा होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज को फुलफिल कर देगा तो नेट फोर्स कितना होगा 0, कहाँ पे सेंटर पे। अभी आपने निकाला था कहाँ, अभी आपने निकाला था इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलो, ये रेगुलर पॉलीगॉन है कि नहीं है? तुम ये बोलो कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है कि नहीं है। अगर मान लो कि ये पेंटागोन रहता, रेगुलर पेंटागोन है कहीं से ऑप्शन, अगर ये मान लो कि ये रेगुलर पेंटागोन रहता, अगर ये रेगुलर पेंटागोन रहता तो, अगर ये रेगुलर पेंटागोन रहता तो, है ना, अगर ये रेगुलर हेक्सागोन रहता तो, अगर ये रेगुलर हेक्सागोन रहता तो, ठीक ना। इस सारे ही केस में ये रेगुलर तो लग ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। चलो मान लेंगे कि अगर इस सब तरह का पॉलीगोन रहे, इसका भी साइड लेंथ कितना है ए, इसका भी साइड लेंथ सारा कितना ए, सारे का साइड लेंथ इक्वल है, सारे का साइड लेंथ कितना है इक्वल है। तो अगर सारे का साइड लेंथ इक्वल है, अच्छा ऐसे देखो कि अगर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका कर्वनेस ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगर एक इनफाइनाइट साइज वाले हम रेगुलर पॉलीगोन का बात करें तो वो सर्कल होगा कि नहीं होगा, सर्कल होगा कि नहीं होगा। तो चलो एक और ले लेते हैं, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसका इनफाइनाइट साइड हो, सर्कल जैसा दिखने लगेगा। अब देखिए कि चार्ज के बारे में हम लोगों ने क्या बात किया है कि चार्ज हो कैसा सिमेट्रिक। तो चार्ज हो सिमेट्रिक तो एक चीज देखो कि अगर यहाँ पर तुम प्लस रखोगे तो यहाँ पर तुम प्लस रखोगे तो यहाँ पर तुम प्लस रखोगे तो चार्ज सिमेट्रिक होगा कि नहीं। अगर एक जगह तुम माइनस कर दो, मान लो कि हम यहाँ पर क्या करें माइनस कर दें, इसको हम माइनस क्यों मान लें, तो ऐसे तो सिमेट्रिक दिख रहा है, लेकिन ऐसे में सिमेट्रिक दिख रहा है क्या, इधर माइनस हो गया इधर प्लस हो गया, तो एफ नेट 0 नहीं होगा। लेकिन अगर सिमेट्रिक रहे सेंटर पे, सारे सिमेट्रिक को ये फॉल कर दे, तो सारे सिमेट्रिक को फॉल कर दे तो यहाँ पर जो एफ नेट होगा सेंटर पे, इसका नाम मान लो ए, तो एफ एट ए जो हो जाएगा वो कितना 0। अगर तुम यहाँ पर बात करो इसके सेंटर पे, इसका नाम भी रख लो ए, तो यहाँ पर भी एफ ए कितना हो जाएगा। अगर तुम इसके सेंटर पे बात कर लो, इसका भी नाम रख लो कुछ ए, तो यहाँ पर भी एफ ए कितना हो जाएगा 0। अगर तुम यहाँ पर सेंटर पर बात करो तो भी यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ नेट 0 हो जाएगा। अगर तुम ये चार्ज सर्कुलर रिंग है, मान लो ये सर्कल है और इस पे बहुत सारा चार्ज है, तो बहुत सारा चार्ज है तो इसके भी सेंटर पे जो एफ नेट होगा वो एफ नेट कितना होगा भाई 0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन सर ये सब तो ठीक था, पॉइंट चार्ज था, अब ये सर्कल तो पॉइंट चार्ज है नहीं, ये सर्कल तो पॉइंट चार्ज है ही नहीं, और कूलॉम्स लॉ तो सर पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए नहीं। तो इसके लिए करेंगे क्या, एक चीज देखो कि इस सर्कल को बहुत सारे टुकड़े में हम लोग तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। देखो मान लो कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे ढेर सारा चार्ज है, इस सर्कल पे ढेर सारा चार्ज लगा हुआ है, प्लस 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 प्लस। तो देखिए कि इसको हम लोग इनफाइनाइट छोटे छोटे एलिमेंट में काट देंगे। क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, इनफाइनाइट टुकड़ा में। अब इसका जो एक टुकड़ा होगा ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं, उस पर चार्ज भी कम रहेगा और वो पार्टिकल भी कैसा रहेगा बहुत छोटा रहेगा, तो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काटे, इस पे चार्ज कितना dq है ना। अच्छा इसके ठीक अपोजिट में भी एक एलिमेंट होगा जिस पर चार्ज कितना dq। अब देखो कि अगर इसके सेंटर पे हम कोई चार्ज रखते हैं q0 और ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला dq भी इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, और ये वाला dq भी इसको क्या करेगा रिपेल करेगा। जरा सा ध्यान से देखिए कि ये फोर्स से किया उसको मान लो F1 और ये जिस फोर्स से किया उसको मान लो क्या F2। अब बात करो थोड़ा सा कि F1 निकालने का,
तो के पहला चार्ज कितना डी क्यू, दूसरा चार्ज कितना क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा जितना इसका रेडियस होगा आर स्क्वायर, होगा कि नहीं। अगर बात करो F2 का, तो F2 भी कितना होगा के डी क्यू इंटू क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बोथ F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो दोनों है बोथ F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों ही क्या है कि मैग्नीट्यूड में दोनों ही इक्वल है। और दूसरी बात यह है क्या कि एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन में क्या है अपोजिट। तो जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा तो एफ नेट ऑफ F1 एंड F2 ये कितना होगा, ये कितना होगा 0, दोनों का क्या होगा 0। अब तुम ये बताओ कितने छोटे छोटे से इस सर्कल पे कितने एलिमेंट काटे जा सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट काटे जा सकते हैं। हर एलिमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, हर बार ऐसा सीन बनेगा कि नहीं, हर बार F1 और F2 इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन कैंसल, हर बार इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन क्या कैंसल, है ना। तो ऐसे ऐसे जो है सो इनफाइनाइट सच केसेस आर पॉसिबल, इनफाइनाइट सच केस आर पॉसिबल, ऐसे ऐसे केसेस जो है वो कितने पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट हैं। इनफाइनाइट सच केसेस आर पॉसिबल, ऐसे ऐसे कितने केस हैं पॉसिबल, पॉसिबल। एंड फाइनली जो है, एंड फाइनली जो है तो एफ नेट एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल जो हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा बिकम्स 0, कितना हो जाएगा बिकम्स 0। मतलब सेंटर पे अगर हम लोग एफ नेट का बात करेंगे तो कितना होगा फाइनली 0। क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज नहीं है भाई, नहीं है, लेकिन हम इंसान है, हम इसको पॉइंट चार्ज बना सकते हैं कि नहीं, कैसे, काटना शुरू करेंगे इसको। अब छोटा सा जो एलिमेंट काटे हैं उस पर चार्ज भी बहुत छोटा है, और ये छोटा चार्ज कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज के जैसा। ये छोटा चार्ज कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज के जैसा। तो हर एक छोटे एलिमेंट के अपोजिट में एक एलिमेंट है, पहला एलिमेंट भी इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, दूसरा एलिमेंट भी इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है भाई साहब डी क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अपोजिट इन डायरेक्शन है तो दोनों क्या करेगा कैंसिल करेगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना 0। अब ऐसे ऐसे इनफाइनाइट केसेस पॉसिबल है, एक ये डी क्यू तो एक ये डी क्यू, ये इसको क्या करेगा इधर रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा इधर रिपेल करेगा, ये दोनों भी कैंसिल, है ना। ऐसे अगर हम तीसरे का बात करें तो तीसरा एक इधर एलिमेंट पॉसिबल है, एक इधर एलिमेंट पॉसिबल है, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, सब क्या कैंसिल। तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स इस पर क्या है पॉसिबल है। हाँ हाँ, तो सारा तो रिपेल ही कर रहा है ना, लेकिन अपोजिट एलिमेंट का दो दो का तो पेयर बनेगा ना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में दो दो का पेयर हमेशा बनेगा। तो हर एलिमेंट के अपोजिट में एक एलिमेंट है, इक्वल चार्ज कंटेन कर रहा है, छोटा सा चार्ज डी क्यू, तो हर एलिमेंट ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा है तो ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा है, नेट फोर्स कितना, ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा है तो ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा है, नेट फोर्स कितना। ऐसा ऐसा इनफाइनाइट किट पॉसिबल होगा, तो फाइनली इस पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा 0। तो सेंटर पर भी वैसे इसका मैथमेटिकली प्रूफ मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है बात, यहाँ बस खाली फील करना ये था कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन रहे, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन रहे और उस पर अगर चार्ज सिमेट्रिक रहे, देखो चार्ज क्या है सिमेट्रिक, कहीं से भी लो सिमेट्रिक है चार्ज, तो चार्ज सिमेट्रिक रहे तो सेंटर पे एफ नेट कितना होगा हमेशा 0, बिना सॉल्व किए हुए मार देना है। लेकिन अगर चार्ज सिमेट्रिक नहीं रहे, अगर चार्ज सिमेट्रिक नहीं रहे तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए कैसा सवाल, जैसे देखिए कैसा सवाल, अब देख लीजिए कि मान लीजिए कि जो आपके पास था कहानी अभी तक में, ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक ना, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपके पास चार्जेस हैं, जो आपके पास चार्जेस हैं वो ये वाला चार्ज मान लीजिए, ये वाला चार्ज प्लस क्यू है, ये वाला चार्ज भी आपके पास प्लस क्यू है,
और ये वाला चार्ज जो है वो माइनस क्यू है। अब देखिए कि चार्ज सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है तो एफ नेट 0 होगा क्या? नहीं होगा। सर निकाल के दिखाइए। तो निकाल के दिखाइए। तो देखो इसके सेंटर पे पहले देखो कि जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, उस पे तुमको फोर्स निकालना है। तो इसका सेंटर कौन सा होगा? इसका सेंटर होगा कुछ इस तरह से, इसका सेंटर होगा कुछ इस तरह से। अब देखो कि कह रहा है क्या कि इसके सेंटर पे भी एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और तुमको फाइंड करना है क्या? फाइंड एफ नेट ऑन प्लस क्यू एट सेंटर, कि जो सेंटर पे जो प्लस क्यू है उस पे क्या करना है आपको? एफ नेट फाइंड करना है। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस वेक्टर लगाओ। इतना तो पहले से जानते होगे कि ये और ये तीनों बराबर होंगे। इस तीनों को मैं मान लूंगा क्या? आर, आर और आर। अगर इसका साइड लेंथ है ए, तो ये आर बराबर पहले ही जान चुका है कितना? ए बाय √3। ये √3 है। ए बाय √3, ठीक ना? कितना आता था? ए बाय √3। क्लियर है इतना? चलो भाई, अब आ जाओ इस सवाल का एक कॉपी लेकर के इसमें छेड़छाड़ करने पे। ये था तुम्हारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का एक कॉपी इधर लेके आ जाओ। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए, जब आप इस पर फोर्स निकालिएगा तो ये बताइए कि जो पहला वाला बॉडी है, ये वाला, ये पहला वाला नेगेटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो अपने तरफ, इधर के तरफ, इस फोर्स का नाम क्या रख दीजिए आप? F1। और आप ये बताइए कि F1 बराबर के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि ये दूसरा वाला जो प्लस क्यू है, ये इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो भाई साहब कैसे रिपेल करेगा? कैसे रिपेल करेगा? यहाँ से ऐसे। इस फोर्स का नाम क्या रख दीजिए आप? कुछ भी नया फोर्स, F2। कोई दिक्कत? और अगर आप F2 लिखेंगे तो ये बताइए के, ये भी क्यू, ये भी क्यू, तो क्यू क्यू बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? आर, तो आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं कोई दिक्कत। अच्छा, ये तीसरा वाला चार्ज देखो कि तीसरा वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसका फोर्स मान लो कितना, कि ये है कितना? F3। और F3 भी अगर तुम लिखोगे तो F3 भी लिखोगे तो ये कितना आएगा? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। जरा सा ध्यान से देखो कि F1, F2 और F3 तुम्हारा तीनों बराबर है, इसको हम क्या मान लेंगे? F मान लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? नहीं कोई दिक्कत। अब इस बीच वाले पॉइंट को निकालो बाहर और इसमें लगाओ वेक्टर सम। तो ये बीच वाला पॉइंट कैसा है ये देखो। तो ये जो तुम्हारा बीच वाला पॉइंट है, इसमें एक वेक्टर है ऐसे जो F2 है, एक वेक्टर है ऐसे जो तुम्हारा ये कौन सा है? F3 है। और F1 जो है वो इस दोनों के बीच में ऐसे है। F1 जो है वो इस दोनों के बीच में ऐसे है। यही तो कहानी है। अच्छा, ये बात बताइए आप कि इस दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल है, ये 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई साहब, ये वाली जो पूरी एंगल है तुम्हारी वो कितनी है? 120 डिग्री। ये भी F, ये भी F और ये भी F। अच्छा, ध्यान से देखना, तो ये जो था तुम्हारा ये F2 था, ये F3 था और ये क्या था? F1। तीनों F के बराबर में है। इस पर थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए कि अगर F2 और F3 बराबर है तो F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा वो ठीक बीच से पास करेगा कि नहीं? करेगा। बना दे पैरेललोग्राम। अब तो देखो, जब पैरेललोग्राम बना देंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ठीक बीच से पास करेगा। तो भाई ये पैरेललोग्राम बनेगा कुछ ऐसा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसा। कोई दिक्कत? अब देखिए, F2 और F3 का जो रिजल्टेंट मैंने माना है, इसको मान लो कुछ भी क्या? F4 है ना? अब F4 के बारे में देखो कि F4 क्या है। तो F4 जो है तुम्हारा, F4 जो है वो क्या है? इज रिजल्टेंट ऑफ किसका? रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 का, है ना? अब देखिए कि रिजल्टेंट लिखने के लिए भाई साहब, F4 लिखने के लिए अपन यूज करते हैं √A² + B² + 2A
बी कॉस थीटा 120 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? अब देख कि F2 और F3 तो भाई साहब बराबर है, किसके बराबर में? F के बराबर में, सबके जगह F रख सकते हैं। तो जब F रख देंगे तो F रखने से क्या मिलेगा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2, ये 2 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, रूट अंडर एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? बराबर f, यानी कि F4 आया तेरा कितना? f के बराबर। अब देखो कि F1 और F4 सेम डायरेक्शन में, ठीक ना? तो F1 जो है तुम्हारा F1 और जो है तुम्हारा F1 और जो है तुम्हारा F4, ये दोनों किसमें? सेम डायरेक्शन में। तो F1 एंड F4 आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों किसमें है? सेम डायरेक्शन में है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है भाई साहब, तो एफ नेट जो लिखिएगा वो तो सीधे लिखिएगा कितना? F1 प्लस F4। F1 भी किसके बराबर और F4 भी किसके बराबर आया? F के बराबर। दोनों मिलके कितना हो जाएगा? F नेट इक्वल टू हो जाएगा कितना? 2f। 2f का मतलब 2k क्यू बाई आर स्क्वायर। जीरो नहीं आया आपकी बार। जीरो क्यों नहीं आया? सिमेट्रिक चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे डील करेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर हो रहा है? अगर स्क्वायर में ऐसा रहे तो भी यही काम करेंगे, बस चारों वेक्टर का रिजल्टेंट लेना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। एक सवाल तुम लोग बना करके दिखाओ स्क्वायर वाला सवाल। पेज नंबर तो ठीक चल रहा है ना? आगे पीछे नहीं हुआ है? 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये क्लियर यहां तक? ठीक है। अब देखो ये भी था तुम्हारा एक क्वेश्चन था, ठीक ना? ये भी तुम्हारा एक क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन अगर तुमसे कोई आदमी पूछ दे कि भाई साहब अगर आपके पास एक स्क्वायर है, लग रहा है ना स्क्वायर? अगर आपके पास, क्यों नहीं लगेगा सर? हाथ से बना के दिखाओ तो माने, है ना? अगर यहाँ पे कह रहा है कि प्लस क्यू है, यहाँ पे भी कह रहा है आपके पास प्लस क्यू है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि आपके पास प्लस क्यू है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि माइनस क्यू। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इफ अ चार्ज प्लस क्यू इज placed at the center of a square, स्क्वायर के सेंटर पे अगर हम लोग रख दें, देन फाइंड द एफ नेट ऑन दैट चार्ज। कि उस चार्ज पे आप क्या करिए हमको कि एफ नेट का वैल्यू बताइए कि कितना होगा। कहां पे रखा हुआ है एक चार्ज? सेंटर पे। सेंटर बोले तो जहां डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे। तो ये वाला पहला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, दूसरा डायगोनल। अब इस दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है कौन सा? ये वाला। यहाँ पे भी कह रहा है कि एक चार्ज प्लस क्यू रख दिए और इसी चार्ज पे तुम बताओ कि नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, चलो निकाल के दिखाओ। बन जाएगा ये? घर से बना के लाएंगे? छोड़ दूं मैं? छोड़ दूं? तो जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ प्रैक्टिस कर दिया हूँ, जितना भी केस में एनालाइज कर दिया हूँ, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हुए। एक क्या कि कॉर्नर वाले चार्ज पे फोर्स निकालते थे, पहला केस। दूसरा वाला केस क्या? 2 चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि एफ नेट 0 हो। और तीसरा केस अगर सेंटर पे रखेंगे तब कैसे निकालेंगे? तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन रहे और चार्ज सिमेट्रिक दिख जाए तो सीधे लिख देंगे एफ नेट कितना सेंटर पे? 0। लेकिन सिमेट्रिक नहीं दिखे तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल रहे थे, देख रहे थे? तो ये 3 केस पर कूलॉम्स लॉ का सवाल बनेगा, इससे बाहर का दुनिया कुछ नहीं है। ठीक ना? इतना पढ़ के आओ, इसको बना करके आओ, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो शुरू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड।